हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। मैं आज लेकर आ गया हूँ राजनीतिक शास्त्र का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा और क्वेश्चन को लिख कर याद कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है? अगर हाँ तो कैसे? हाँ, इसका आंसर क्या होगा? हाँ, सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी से विभिन्न समूहों के बीच टकराव की आशंका कम हो जाती है। मान लीजिए अगर इस सत्ता सत्ता की साझेदारी नहीं हो और एक ही पार्टी या एक ही व्यक्ति सत्ता को संभाले रहे, तो वह अपनी मनमानी करने लगेगा और लोगों के समूहों के बीच क्या होगा? टकराव होने लगेगा। इसलिए इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है? सत्ता में साझेदारी यानी कि अनेक लोगों को साझेदार बना दिया जाता है, अनेक लोगों को मालिक बना दिया जाता है। उसके बाद है सत्ता के बंटवारा से लोकतांत्रिक व्यवस्था भी ठीक रहता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या रहता है? ठीक रहता है। उसके बाद है सत्ता में साझेदारी हो जाने से नारा समाज में रहने वाले सभी वर्ग देश के योगदान में अपना योगदान देते हैं। यानी कि सत्ता में साझेदारी हो जाने पर समाज में रहने वाले जितने भी वर्ग हैं, जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, उनका योगदान क्या हो जाता है? अपना योगदान देने लगते हैं। उसके बाद है और देश के हित के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर सत्ता में साझेदारी नहीं हो तो ऐसे लोग ऐसा नहीं करेंगे। यानी कि इतना कहने का मतलब है कि पूरा कि अगर सत्ता में साझेदारी नहीं हो तो लोग अपना मनमानी करने लगेंगे, और सत्ता में साझेदारी हो जाता है तो लोग क्या करते हैं? हिल मिलकर देश का सेवा करते हैं और देश के हित के बारे में सोचते हैं, केवल अपने बारे में नहीं सोचते हैं, सबके बारे में सोचना पड़ता है। अगर ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा विचारधारा मिलेगा, इसलिए सब लोग मिलकर सोचते हैं। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष क्या क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? बताने आपको। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य किसी भी देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। यानी कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है कि देश का कोई भी एक धर्म नहीं होगा मान्य, सब धर्मों को मान्यता मिलेगी। और एक धर्म को मान्यता, मान लीजिए कि जैसे हमारे यहाँ है तो धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि हम जो चाहे वह धर्म को मान सकते हैं। यानी एक धर्म को बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप लोग ये मानिए। चूंकि हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, ये सभी लोग अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होता है, जिसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यानी कि जो भी लोग हैं वह अपना अपने मान्यता से अपने धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है क्या? धर्मनिरपेक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परिवारवाद या वंशवाद या भाई भतीजावाद क्या है? यानी कि परिवारवाद, वंशवाद कभी कभी सुने होंगे कि कांग्रेस पार्टी क्या करता है? परिवारवाद करता है। लालू के पार्टी जो है आरजेडी, वो क्या करता है? तो परिवारवाद करता है। तो वही परिवारवाद क्या है? तो परिवारवाद एक मानसिकता होती है जो राजनीति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। क्या होता है? एक मानसिकता होता है। इसके तहत कोई भी राजनीतिक दल की पार्टी चुनाव के समय अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को टिकट देने का कार्य करता है, जो लोकतंत्र का एक प्रमुख अवगुण है। यानी कि कोई भी पार्टी क्या करता है कि अपने भाई को दे दिया टिकट, अपने भतीजा को दे दिया, अपने रिश्तेदार को दे दिया, अपने सगे संबंधी को दे दिया, तो वो क्या होता है? तो वह होता है परिवारवाद। इसीलिए जो होता है लालू जी के परिवार को क्या कहा जाता है? कि ये परिवारवाद करते हैं। केवल देखते हैं उनके कभी बेटा को मिलेगा, कभी बहू को मिलेगा, कभी बेटी को मिलेगा, इस तरह, इसलिए उनको परिवारवाद कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है विविध विविधता में एकता का क्या अर्थ है? विविधता में एकता का क्या अर्थ है? तो विविधता में एकता भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। यानी कि अनेकता में भी एकता है यहाँ पे। चूंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को अपनाता है, हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। यानी कि हमारा धर्म जो है, हमारा देश, वह क्या है? अनेक धर्मों का देश है, अनेक धर्मों का देश है। और यहाँ अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, सब लोग मिलकर रहते हैं। तो वही अनेकता में एकता, यानी अनेक लोगों में एक मिलकर रहना। उसके बाद इन लोगों को धर्म, भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति अलग अलग होती है, लेकिन निवास भारत देश में करता है। यानी कि लोग अपना भाषा भी बोल सकते हैं अलग, धर्म और जाति रिवाज, रीति रिवाज, रहन सहन, सभ्यता सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन भारत में रहना है तो भारत का निवासी हैं आप, और हिल मिल कर रहते हैं। उसके बाद है कभी जब कभी भारत को एकता, अखंडता खतरे में या किसी भी प्रकार की आपदा आती है, तो आपस में जात पात का भेदभाव मिटाकर समस्या का समाधान करते हैं। अतः कई कारणों से साबित होता है कि विविधता में एकता है। यानी कि कई कारणों से हमारे यहाँ साबित होता है क्या? कि लोग जात पात को जब
समस्या आती है या आपदा आती है तो लोग अपने जात पात जाति धर्म भेदभाव को भूल कर क्या करते हैं, तो लोगों का मदद करने लगते हैं। तो इससे साबित होता है क्या कि विविधता में भी एकता है, यानी कि अनेकता में भी एकता है। अनेक लोग हैं लेकिन सब लोग हिल मिल कर रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लैंगिक विभेद या असमानता क्या है। तो लिंग के आधार पर किए जाने वाला भेद भाव लिंग भेद कहलाता है, लैंगिक भेदभाव कहलाता है। ठीक है, यानी कि लिंग के आधार पर, जैसे कि लड़की हो गई तो उसके साथ भेदभाव किया जाएगा, या लड़का है तो उसके साथ भेदभाव किया जाएगा, तो उसे क्या कहा जाता है, लैंगिक विभेद कहा जाता है। लिंग का अर्थ लड़का या लड़की से है। आज के वर्तमान समय में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के साथ काफी भेदभाव किया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर अकेले बाजार जाना हो तो अभी भी है कि लड़कों को जाने दिया जाता है और लड़कियों को कभी नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये क्या है, लैंगिक भेदभाव है। उसके बाद है खान पान, शिक्षा संस्थान, पालन पोषण, वस्त्र पहनावा में अंतर। सब कुछ अंतर है, खान पान में भी, खाना भी खाएंगे तो इसमें भी अंतर है, शिक्षा संस्थान में भी अंतर है, और क्या है, पालन पोषण में भी अंतर रहता है, वस्त्र पहनावा में भी अंतर रहता है। देखिए कहा खान पान में मान लीजिए कि लड़की जो रहेगी वो घर का ही खाना खा सकती है, लेकिन लड़का है तो बाहर जाकर भी खा सकता है। शिक्षा संस्थान जब पढ़ने की बात आता है तो लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है और लड़कों को ज्यादा पढ़ा दिया जाता है, बाहर भी भेजा जाता है। उसके बाद है पालन पोषण भी इनका अच्छा से किया जाता है, लड़कियों को थोड़ा कम किया जाता है। लेकिन अब थोड़ा बहुत जो है वह समाज में सुधार हो रहा है, और वस्त्र पहनावा में भी अंतर रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है कि समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी कारणों को लिखना है आपको। समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी कारण निम्नलिखित है। यानी उत्तरदायी कारण क्या होता है, यानी कि दयनीय स्थिति, पहले तो खराब स्थिति, दयनीय स्थिति है तो उसके लिए 4 उत्तरदायी कारण लिखना है कि जिसके कारण स्त्रियों का समाज में क्या है, तो दयनीय स्थिति है। तो चलिए, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का अभाव है, यानी कि पुरुषों की अपेक्षा हमेशा स्त्रियां कम पढ़ी लिखी रहती हैं, इसलिए उनका दयनीय स्थिति है। उसके बाद है महिलाओं में पर्दा प्रथा, यानी पर्दा प्रथा यानी कि वो लोग घर में रहेंगी, पर्दा यानी कि हमेशा सिर ढक के रहेंगी, इस तरह का। उसके बाद है दहेज प्रथा के कारण, यानी दहेज दिया जाएगा, स्त्री रहेंगी। तो उसके बाद है बाल विवाह एवं सती प्रथा। तो सती प्रथा तो अब हट चुका है, लेकिन बाल विवाह अभी भी कहीं कहीं हो रहा है। तो इन 4 कारण थे जो समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति के उत्तरदायी हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।